हेलो दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ने के बाद हम सीडो फोर्स पढ़ेंगे और सीडो फोर्स पढ़ने के बाद जो है कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसके बाद जो है हम क्या इस चैप्टर को जो है ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद हम फ्रिक्शन शुरू करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चल दिए हम तो पढ़ते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर पढ़े तो ये दो तरह के होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम एंड एक होते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं। एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं और दूसरे थे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। यहाँ देखिए एक ऑब्जर्वर को यहाँ पे लेकर के चलेंगे और न्यूटन सेकंड लॉ को, आप न्यूटन सेकंड लॉ और ऑब्जर्वर को आप देखेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ के देखेंगे, लेकिन हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ देखें तो आप जो कहे न्यूटन सेकंड लॉ सिर्फ जो है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही वैलिड होता है, जो कि नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में वैलिड नहीं होता है। अब क्यों वैलिड नहीं होता है ये हम देखते हैं। लेकिन जो यहाँ जो आ जाती है आखिर जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम जो होते क्या होते हैं, आखिर सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है क्या। एक्चुअली जो ऑब्जर्वर होते हैं, ऑब्जर्वर की एक्सेलरेशंस जीरो होंगे तो उसे हम कहेंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। कोई भी ऑब्जर्वर है, रेस्ट है, जैसे अपने लोग हैं जो अर्थ पर रहते हैं और अपने को कोई नहीं, जैसे सीधा रेस्ट पर हैं तो रेस्ट पर हैं, कोई एक्सेलरेशंस नहीं है, रेस्ट पर हैं। और जो है रेस्ट पर हैं तो यहाँ क्या होती है, इसे हम कहेंगे जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लेकिन एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, आप एक ऐसा जो है आप गाड़ी में जाते हैं और गाड़ी में जाते हैं तो आपकी जो गाड़ी की एक्सेलरेशन होती है वही आपकी भी एक्सेलरेशन होती है। और जब ये रिएक्शन आप जो उस गाड़ी में होते हैं तो आप जो होते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में, क्योंकि उस गाड़ी के पास एक्सेलरेशंस होती है और एक्सेलरेशंस होने के कारण वो आपके पास भी एक्सेलरेशंस होते हैं, आप रेस्ट पर नहीं होते हैं। तो यहाँ जो ऑब्जर्वर और जो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वर होता है। क्योंकि आप जो बाहर में देखेंगे तो आप गाड़ी के अगर बाहर देखते हैं तो सब कुछ आपको चलती हुई नज़र आती है। वहाँ आप सेकेंड लॉ लगाना चाहेंगे तो वहाँ आपको सेकेंड लॉ वैलिड नहीं होती है। क्यों नहीं, जैसे कि आप गाड़ी में देखते होंगे जो एक पेंडुलम लगी हुई होती है, या पेंडुलम या बल्ब बोल दीजिए, और बल्ब लगी हुई होती है और जैसे ही गाड़ी आगे चलती है तो गाड़ी जैसे ही आगे चलेगी, जैसे कि मान लीजिए एक गाड़ी है और गाड़ी पर जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं, इस गाड़ी में जो है आप यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ जो है एक पेंडुलम लगी हुई थी जो कि गाड़ी के चलने के बाद जो है ये कुछ इस तरह की हो गई। तो पहले यहाँ इधर थी और इस तरह से हो गई। आप तो यहाँ बैठिए, जो ऑब्जर्व करने में अच्छी लगेगी। तो आप यहाँ बैठे, आखिर ऐसा क्यों हो गया था, जो कि गाड़ी की एक्सेलरेशन से ये थी। आप यहाँ देखेंगे, आप यहाँ न्यूटन की सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, नहीं होगा, क्योंकि भाई आगे जो आखिर फोर्स आगे एक्सेलरेशंस आगे है तो भाई फोर्स भी आगे होने चाहिए। फोर्स आगे होने चाहिए तो भाई इस बॉब को जो भी क्या होना चाहिए, या बॉब या बोले या जो भी ये ब्लॉक है या मेटल की जो भी बनी हुई है ये आगे इसको भी जाना चाहिए, लेकिन ये पीछे जाती है। ऐसा क्यों, आप इसका रीज़न आप यहाँ देखिएगा तो हम इसी सीडो फोर्स के बारे में बात करेंगे तो हम आपको उसको बताएंगे। लेकिन इसी को हम क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में। आखिर ये जो ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, ये ऑब्जर्वर किस में फ्रेम में बैठा हुआ है, तो ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में बैठा हुआ है। तो हम इसे आगे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कोई भी बॉडी हो, ऑब्जर्वर हो या कोई भी हो जिसके पास एक्सेलरेशंस होगा वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कहलाएगा। जिसके भी पास हो जाएगा एक्सेलरेशंस है तो वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशंस नॉन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। और ये क्या होगा, एक्सेलरेशंस नॉन इक्वल टू जीरो किसका होगा भाई, ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशंस नॉट इक्वल टू जीरो। और एग्जांपल्स के लिए लें, ऑल एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम,
एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम हो गई, जिसकी एक्सेलरेशंस नॉट इक्वल टू 0, जो एक्सेलरेशन क्या हुआ नॉट इक्वल टू, ऊपर लिख ही दिए हैं फिर भी लिख दिए हैं, जिसकी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0, यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा उसके पास, तो क्या हुए नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होते हैं। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो आ जाती है एक बात सीडो फोर्स। आखिर जो आप नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में न्यूटन सेकेंड लॉ क्यों नहीं अप्लीकेबल हो रहा था, तो इसका भी एक वजह आती है और वो आती है सीडो फोर्स। सीडो फोर्स आप उधर नॉर्मली लगाने के लिए जो है आप मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेफरेंस फ्रेम नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में हम वैसे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाना चाहें तो मेरा न्यूटन सेकेंड लॉ इनवैलिड हो जाता है। तो भाई इनवैलिड हो जाता है तो आखिर न्यूटन सेकेंड लॉ को इतना यूज कर चुके हैं, कई सारे क्वेश्चंस बना चुके हैं, सभी जगह वैलिड होते हैं, अभी बोल रहे हैं जो वैलिड नहीं है, तो वहाँ इसको जो है हम वैलिड करने के लिए एक जो है सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसे वैलिड करने के लिए कहते हैं सीडो फोर्स की कॉन्सेप्ट आ जाती है। आखिर ये सीडो फोर्स है क्या? एक्चुअली सीडो फोर्स है इसीलिए जो है सीडो फोर्स क्या है, इसके लिए जो हम एक फिर गाड़ी बनाते हैं और गाड़ी को हम एक्सेलरेटेड मोशन में करते हैं, यानी उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशंस होगी। कुछ हमारे पास एक ऑब्जर्वर है और ये डांस कुछ कर रही है, जो भी कर रहा है ये गाड़ी के अंदर है और उसकी एक्सेलरेशंस क्या है ये है। लेकिन जो है इसके ये बॉब जो है ये यहाँ भी लटकी हुई है और वो कुछ आप देखते हैं गाड़ी में कुछ ना कुछ लटकी हुई होती है, लेकिन वो देखेंगे कुछ झुकी हुई होती है पीछे की ओर, यानी गाड़ी की डायरेक्शंस के अपोजिट लगी हुई होती है। आपकी जो भी गाड़ी आगे जा रही थी ये पीछे की ओर लगी होती है। इसका मास क्या है m है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? आखिर आप चलते हैं और ये पीछे क्यों लगता है? देखिए इसके जो है यह फोर्स ही होती है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है और इसमें एक फोर्स लगती है, जो भी ये आगे फोर्स लगती है उसके वर्चुअल धोखा आप कह सकते हैं, धोखा जैसी फोर्स आप कहें। सीडो मतलब क्या होता है? धोखा होता है। तो आप समझिए धोखा है, सीडो है, अननोन है, इमेजिनरी है। आप ऐसा मानते हैं कि इसके पीछे में क्या भाई एक्सेलरेशंस ये लग रहा होगा या फोर्स लग रही है, एक्सेलरेशंस ये है तो फोर्स भी कितना हो जाएगा एम ए हो जाएगी, यानी जो इस बॉब के पीछे जो होगी फोर्स हो गई वो एम ए हो गई और वो एम ए फोर्स इधर लगती है। भाई एक तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और एक पीछे में फोर्स लग रही है। तो ओवरऑल इस तरह से सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट, और ये जो फोर्स आप लगा रहे यही क्या है? सीडो फोर्स है। क्या है ये? सीडो फोर्स है। ये इमेजिनरी फोर्स है। क्या है? सीडो फोर्स है या इमेजिनरी फोर्स है। लेकिन आप तो यहाँ आगे हैं तो भाई चलो है ये एक्सेलरेशन से पीछे की ओर लग गया और ये जो है नीचे को होता है। आपको सीडो फोर्स समझ रहे हैं ना, इमेजिनरी एक फोर्स है, ये रियल फोर्स नहीं है। लेकिन जो गाड़ी के एक्सेलरेशंस जो है, जो भी ये गाड़ी की एक्सेलरेशंस है, आप जो भी गाड़ी क्या बना रहे हैं हम अच्छी तरह से गाड़ी को नहीं अच्छी बनाना, चलिए हम ये देखते हैं। तो ये जो भी एक बैक की वो गाड़ी के डायरेक्शन के अपोजिट में जो फोर्स लगता है, अगर हम फोर्स इसमें करेंगे तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एम ए फोर्स लगेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने के कारण जो है इसे हम इमेजिनरी फोर्स को हम सीडो फोर्स कहते हैं। तो यही सीडो फोर्स है। सीडो फोर्स ज़्यादा नहीं है, बस इसे हम कहते हैं। लेकिन इसमें भी तो टेंशन वाइज जनरेट हो रहा होगा, तो वह टेंशन भी निकालना चाहिए भाई। तो इसमें कितना टेंशन लगा, तो चलो इसको भी टेंशन हम निकालेंगे। लेकिन जो ये एक्सेलरेशंस कितना होगा ये भी निकालना जरूरी है। तो आप बताएं तो इसके बीच कुछ एंगल भी होंगे? बिल्कुल एंगल होगा, इसके बीच कुछ एंगल होंगे, क्योंकि जो इसे वर्टिकल डायरेक्शन से कुछ इसमें क्या होगी एलिवेशन से पीछे की ओर होगी, जो इसके बीच एक एंगल बनाएगी वर्टिकल डायरेक्शन से, और टेंशन टी बनाएगी। तो एक्सेलरेशन ये है। और तो इसके लिए जो है हम चलते हैं कुछ एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी मतलब समझ गए हैं, फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाएंगे। और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद जो है फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं यहाँ इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए आप इस टेंशन जो इसमें लगी हुई है, टेंशन का आप कंपोनेंट ले सकते हैं आराम से। तो टेंशन का कंपोनेंट कितना हो जाएगा? एक तो हो जाएगा ए टी को, तो टी ऊपर की ओर हो जाएगा तो टी कॉस थीटा हो जाएगी।
वह नीचे क्या लग रही है, mg फोर्स लग रही है, और t cos थीटा mg हो गई और t sin थीटा हो गई इधर, और सीडो फोर्स भी तो लग रही है कि, तो सीडो फोर्स लग रही है ma लग रही है। तो सीडो फोर्स से लग रही है ma, और ma लगने के बाद जो है इसे कुछ कैलकुलेट कर लें जिससे कि हमें टेंशन निकल जाए, और टेंशन निकलने के साथ साथ जो है हमें एक्सेलरेशंस का भी वैल्यू निकल जाए, यानी ये थीटा एक्सेलरेशन और ये थीटा का भी वैल्यू निकालें। तो हम निकालते हैं, बोर्ड छोटा पड़ रहा है लेकिन जो है हम बनाएंगे तो ज़रूर। तो यहाँ इक्वेशंस हो गई, टी साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गई ma, और टी कॉस थीटा इक्वल टू mg, टी कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गए mg हो गए। दोनों को रेशियो लेंगे, दोनों को रेशियो लेंगे तो कितना हो जाएगा, अरे दोनों को रेशियो लो तो टेन थीटा हो जाएगी, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, टी कैंसिल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा कितना हो जाएगा टेन थीटा, और ए अपन जी हो जाएगी, ए अपन जी। तो यानी आपको थीटा जो निकल गई टेन इनवर्स ए अपन जी हो गई, यानी ऊपर में हम लिख सकते थे ना, तो नहीं ऊपर में हम इसको मिटाएंगे ही। तो अब इसमें लेकिन एक बात और देखें, तो यहाँ नेट फोर्स आप निकाल सकते हैं, दोनों परपेंडिकुलर फोर्स है तो वेक्टर सम से आप निकाल सकते हैं। तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, नेट इक्वल टू रूट एम ए का स्क्वायर प्लस एम जी का स्क्वायर, वही कितना के बराबर है, टेंशन के बराबर है, लेकिन हम इसे फ्रेश में बनाएंगे। तो फ्रेश में जो हम बनाएं तो इससे हम आपको तो ये निकल गया है, तो हम इसी से डायरेक्ट जो है अब हम निकालेंगे फ्री बॉडी डायग्राम से। आप नोट कर लिए होंगे, और नहीं नोट किया है तो आप बैक करके जो है आप नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जो है हम इधर थीटा के वैल्यू हम देख लें, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगी टेन इनवर्स ए अपन जी हो गई। और उसके बाद हम टेंशन के दिखाएं, तो टेंशन को हम क्या कर सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, टेन थीटा ए अपन जी हो गए, और टी साइन टी जो हो गई टी साइन थीटा की स्क्वायर, और प्लस कितना होगा टी कॉस थीटा की स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया एम जी की स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर हम कर सकते हैं। इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं होगी, इसे हम उम्मीद कर रहे हैं। तो आप लोग को कितना हो गया टी इनवर्स स्क्वायर हो गई, और साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गई एम पूरी का होना चाहिए ना, तो तो एम स्क्वायर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर हो गई। तो टी स्क्वायर इक्वल टू हो गई एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, कॉमन ले लिया एम को, तो टेंशन इक्वल टू हो जाएगी एम रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। इसमें भी किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी, किसी को दिक्कत भी होना नहीं चाहिए। देखिए एम जो है तो आप एम का भी क्या सकते हैं, एम का रूट एम स्क्वायर का रूट करेंगे तो कितना एम बाहर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर दोनों साथ साथ हैं भाई, तो दोनों साथ साथ इसको क्या करें रूट में हम कर दिए हैं, रूट में करने के रूट हो गया है, तो हो गया तो ठीक है। तो इस तरह से जो मेरा जो है सीडो फोर्स और जो है इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है ख़त्म होता है। दो ही टॉपिक यहाँ कवर करना था, लेकिन यहाँ हमें क्वेश्चन से करने हैं। ये लेफ्ट वाली क्वेश्चंस करनी है जिसमें कि सीडो फोर्स का यूज होते हैं, तो आप इसे नोट कर लें। और जो है सीडो फोर्स का यूज होती है, तो आप देखिए कुछ इस तरह की जो है हमारे पास क्वेश्चंस आती हैं। एक लिफ्ट दी हुई है, और लिफ्ट में जो है कुछ इस तरह से है, और लिफ्ट में वो लिफ्ट जो है फोर्स एफ से जो है ऊपर की ओर एक्सेलरेशंस ए से जा रही है, और आपको जो है यहाँ एक जो दो ब्लॉक लगी हुई है, और ब्लॉक की मास m1 है, और ये ब्लॉक की मास m2 हो गई। अब आपको बताना है इस ब्लॉक की एक्सेलरेशंस कितनी होगी, यानी ए जो है ए डैश होगा, और इसकी ए डैश की वैल्यू निकालनी होगी।
तो आप लोग को हम बता दें कि आप लोग इस तरह के अगर इस एक्सेलरेशंस को हटा दें ये फ्रेम को, तो आप लोग ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपने इस पर बनाए हैं। तो हमें नहीं लगता है जो कि आपको कोई दिक्कत होगी इस क्वेश्चंस को डील करने में, इसमें भी टेंशन्स आएगी तो आपको टेंशन निकालने में, लेकिन तो क्वेश्चन तो सोल्व करना है भाई। तो यहाँ क्वेश्चंस आ गया है तो बोर्ड पर लिखा गया था क्वेश्चन सोल्व होगा, लेकिन आप भी ट्राई करें इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने के लिए। हमें लगता है इसमें काफ़ी चीज़ आपको जो है जितना रिक्वायरमेंट है उतना आपको है। तो आप एक बात बताएं, जो आपने लेफ्ट का जो क्वेश्चंस किया था, तो आप जब बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन से ऊपर जा रहे थे नीचे फोर्स कितना लग रहा था, m इंटू जी प्लस ए, यानी ग्रेविटी और प्लस एक्सेलरेशन जो बाहरी होती थी वो हम लग जाता था। तो इसमें भी वैसे ही होगा, m1 हो गए m1 और इंटू जी प्लस ए एक्सेलरेशन इस पर लगेगी भाई। तो नीचे की तो फोर्स लगेगी, ये भी फोर्स लगाएगा नीचे, और ये भी फोर्स कितने लगाएंगे m2 इंटू जी प्लस ए लगाएगी। अब तो हमें पता चल गया कि भाई इतना फोर्स इसमें लगेगा, तो हमें तो ये भी पता चल जाएगा। तब भाई तो इसमें टेंशन भी हम निकाल सकते हैं। हमें तो निकालना है, आखिर ए डैश निकालनी है। अगर हमें टेंशन निकल जाए तो हम सब कुछ निकाल लेंगे। आप बताइए, जो टेंशन निकालने का आप क्या कर सकते हैं। आप जो है एक्सेलरेशन से निकालने के लिए तो आप एक फार्मूला आप जानते हैं, नेट फोर्स अपन टोटल मास, तो आप वो निकाल लेंगे, वो लगा देंगे, जो नेट फोर्स अपन टोटल मास लगा देंगे। दूसरी चीज़ जो है, आप यहाँ टेंशन का आपने फार्मूला अगर दो ऑब्जेक्ट अगर 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं विद द हॉरिजॉन्टल 90 डिग्री के है दोनों के बीच में, तो आप क्या दिखे थे 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इतना तो आप लोग जो है बहुत इसमें फॉरवर्ड है। लेकिन जो m1 m2 अगर एक्सेलरेशंस भी था तो एक्सेलरेशंस कितना हो जाएगी भाई, एक्सेलरेशंस इसमें कितना है g प्लस ए है, पहले g लिखते थे लेकिन यहाँ एक्सेलरेशंस इस ब्लॉक की हो गई g प्लस ए है, तो g प्लस ए एक्सेलरेशंस इसकी हो गई। तो यानी मेरे पास जो है टेंशन निकल गई, लेकिन मेरे पास ये मुद्दा नहीं थे कि हम टेंशन निकालें और टेंशन निकाल करके जो बताएं कि भाई इसमें टेंशन ही निकाल दे बस हो गया ख़त्म। हमें निकालनी है आखिर जो इस ये ब्लॉक में जो है एक्सेलरेशन से नेट एक्सेलरेशन क्या है, आखिर ए डैश कितना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ए डैश इक्वल टू हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, और नेट फोर्स आप जानते हैं, तो नेट फोर्स आप जानते हैं, तो नेट फोर्स आप बताएं भाई। ज़्यादा वाला ये ऊपर जा रहा है और ये किधर जाएगा, नीचे की ओर जाएगी एक्सेलरेशन। तो मास m2 माइनस m1 कर दिया, ये जो m2g इंटू ए इंटू माइनस m1 इंटू जी प्लस ए कर दें, नेट फोर्स आ जाएगी। तो ये जो हो गया m2 इंटू जी प्लस ए माइनस m1 इंटू जी प्लस ए अपॉन, अब बताइए टोटल मास। आप लोग तो इसमें टोटल मास तो बता ही सकते हैं, m1 प्लस m2, जी प्लस ए नहीं लेनी है। इधर कोई होता है बोल देता है कि जी प्लस ए भी लेना है सर, तो हो गया m2 इंटू जी प्लस ए और m1 इंटू हो गई जी प्लस ए, यानी ओवरऑल मेरे क्या हो गई m2 माइनस m1 जी प्लस ए अपॉन m1 प्लस m2, यानी ये आपकी एक्सेलरेशंस हो गई। तो आपकी कितना हो गई, उधर भी लिख ही दिए हैं, चलो यहाँ भी लिख देता हूँ m2 माइनस m1, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ g प्लस ए अपॉन m1 प्लस m2। और कुछ कर लिखा क्वेश्चंस, तो ठीक है आप इसे जो है नोट करें। तो एक बोर्ड पर क्वेश्चंस दिया गया है और जो है आप इस क्वेश्चंस को पढ़ करके जो क्वेश्चन इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आप कर सकते हैं, आप देखें इसे जो है और क्वेश्चन करें। कहता है कि ऑल सरफेस आर एज्यूम टू बी फ्रिक्शनलेस, कहता है इसमें भी जितने भी फ्रिक्शंस आपके यूज आ सकते हैं और जितने भी दिए हुए हैं सारे आपके पास फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करना है। कहता है कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, ये एफ जो हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है ये आपको निकालना है, दैट मस्ट बी अप्लाइड सो दैट m1 m2 डू नॉट मूव रिलेटिव टू कैपिटल M। मतलब ये जो इस ब्लॉक की जो है मास है, ये इस ब्लॉक
के रिलेटिव में ये मास और ये मास मूव नहीं करना चाहिए, बस स्वाभाविक है। तो भाई नहीं करना चाहिए तो हमें तो फोर्स लगाना पड़ेगा भाई, किसी तरह तो बैलेंस करना पड़ेगा सिस्टम में। अगर m1 m2 है तो भाई m1 m2 नीचे जाना शुरू कर देगा भाई, अगर इसमें हम कुछ नहीं लगाएं तो करें तो करें क्या, तो इसमें क्या करें, हम सीधा तो भाई फोर्स लगाएंगे जितना ज़्यादा फोर्स हो सकता है जो इस दोनों को बैलेंस कर लें, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें फोर्स लगाएंगे। लेकिन हमें तो फोर्स निकालना है, हम कितना फोर्स निकालें हमें तो मालूम ही नहीं है, जो भाई हम इसमें फोर्स कितना लगाएं, गिर सकता है अगर हम कम फोर्स लगा दी तो हम ऐसा करते हैं तो निकाल लेते हैं। तो देखिए आप जो है यहाँ हम रेड पेन का यूज करूँगा, ये जो है m2g इधर फोर्स लग सकता है भाई, m2g फोर्स लगेगा। और इधर जो क्या है भाई, इधर जैसे ही F फोर्स इधर लगे तो इसमें एक्सेलरेशंस आएंगे, तो इसमें सीडो फोर्स आएंगे, तो सीडो फोर्स इधर कितना हो जाएगी, m1 हो जाएगी, और इधर का नॉर्मल डेवलप हो जाएगी जो दोनों को बैलेंस करेगी। उसके बाद m1 हो गई, तो m1 हो गई तो इसका भी कितना होगा, एक्सेलरेशंस m1 हो गई, t1 इक्वल टू m1 हो जाएगी, तो t इक्वल टू कितना हो गया, m1 इंटू ए हो जाएगी। आप बताएंगे ये भी t जो है ये t इक्वल टू कितना हो जाएगी भाई, ये m2g तो बैलेंस करेगी तो भाई दोनों बराबर होगा तब ये जो है ये रह पाएगा, तो m2g हो गई भाई, m2g तो भाई दोनों तो ये फोर्स t इक्वल टू t हो गया, तो m1a इक्वल टू m2g हम कर सकते हैं, तो एक्सेलरेशंस हो गया m2 अपॉन m1 इंटू g हो गई। यानी इसमें एक्सेलरेशंस कितना चाहिए ये हमें पता लग गया भाई। एक्सेलरेशंस जब पता लग गया तो भाई तुम फोर्स भी तो लग जाएगा, तो मास फोर्स क्या हम जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशंस, तो इसमें मास देख लो जितने मास है उतना एक्सेलरेशन से लगा, एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दो निकल जाएगा। तो हमारे पास कितना है, m1 m2 मास हो गई और एक की ये कैपिटल मास है, तो F इक्वल टू हो जाएगी m हो गई, कैपिटल M हो गई भाई, m1 भी मास है हमारे पास तो प्लस ये भी जोड़ दो भाई m1, m2 भी हमारे पास मास है तो भाई ये भी जोड़ दो, एक्सेलरेशंस भी हमें मिला है, हम कैलकुलेट किए हैं तो एक्सेलरेशंस भी हम लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशंस यही है ना, तो m2 अपॉन m1 हो गए और इंटू क्या हो जाएगी, m2 इंटू m1 और इंटू g हो गई, तो यानी m प्लस m1 प्लस m2 इंटू m2 अपॉन m1 इंटू g। दिस इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू द व्हीकल which will move at the accelerations of a, यानी ये एक्सेलरेशन से ये ब्लॉक टोटल सिस्टम की तरह हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम की तरह एक हो गई और ये सिस्टम ए एक्सेलरेशन से आगे मूव करेगी और मूव करने के लिए उसे ए एक्सेलरेशन की ज़रूरत हुई और एफ फोर्स की, जो कि निकल गया है m प्लस m1 प्लस m2 इंटू m2 अपॉन m1 इंटू जी। इतना फोर्स हम लगाएंगे और इसके बाद जो है हम ब्लॉक दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, दोनों एक दूसरे से मूव नहीं कर पाएंगे और जो है एक सिंगल सिस्टम की तरह वर्क करेंगे। तो आपको ये कोई लेक्चर समझ में आया होगा, ये चैप्टर भी आपको थोड़ा बहुत जो है कहीं कहीं दिक्कत आया होगा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जो है आप जो है सपोर्ट करेंगे तो हम भी आपके जो है लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग अभी कोविड की सिचुएशन चल रहा है, बहुत ही बेकराल रूप है, आप लोग बाहर नहीं निकले, कृपया वैक्सीन के लिए रजिस्टर जो है आरोग्य सेतु ऐप पर जो आप वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा लें और जो है वैक्सीन के टाइम आपको अपॉइंटमेंट मिले तो जाकर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। आप कृपया बाहर नहीं रहिए, कोविड की बहुत ही भयंकर स्थिति चल रही है।